करेंट अफेयर के इस दूसरे सीरीज में मैं आज राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल अफेयर्स पर चर्चा करूंगा। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल इवेंट्स से जुड़े हुए अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको कवर करने का प्रयास किया। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम जब भी पढ़ते हैं तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे इश्यू इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, बहुत सारे इश्यू आपके अपॉइंटमेंट से जुड़े होते हैं, कुछ नई किताबों की चर्चा मिलती है करंट में। तो एक साथ इन सभी चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में इन सब विषयों से प्रश्न बनते हैं। हालांकि यूपीएससी का लेवल हाई होता है और वो बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक के साथ रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है। बाकी के अन्य एग्जाम जैसे राज्य स्तरीय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जाम होते हैं उसके, या एसएससी के, या रेलवे के, या बैंक के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादातर फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। और इसमें मैंने पर्यावरण और कुछ नियुक्तियां और कुछ योजनाओं से संबंधित विषयों को रखा है। तो इसको देखिए। सबसे पहला हम लोग लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये पूरे साल भर क्वेश्चन बनने की इसकी 100% संभावना है। और ये जो न्यूज है वो आसाम से जुड़ा हुआ है। आसाम के मुख्यमंत्री ने 5 जून 2021 को अपने यहाँ के छठे राष्ट्रीय पार्क के रूप में रायमोना राष्ट्रीय पार्क को घोषित किया है। ये रायमोना राष्ट्रीय पार्क आसाम के गोसाई गांव और कोकराझार जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान 3 तरफ से अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से, जैसे पश्चिम बंगाल में यहीं पे दिखाई पड़ता है बुक्सा, भूटान में हमें दिखाई पड़ता है पिस्फू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके आगे जब बढ़ते हैं तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम का दिखाई पड़ता है। तो ये तीनों उद्यानों से घिरा हुआ है और वन्य जीवों के लिए एक कॉन्टिन्यूटी बनाता है, एक सेफ पैसेज देता है कि वो बुक्सा से मानस तक अपनी निर्बाध यात्रा को पूरी कर सके। अपना जो भी चारागाह की खोज करनी हो या शिकार करनी हो तो इसमें एक पूरा पैसेज उनको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके आवासीय विखंडन, जो हैबिटाट लॉस की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको ये हल कर पाएगा। ये जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है रायमोना, ये स्पेशली गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर लंगूर की एक विशिष्ट प्रजाति है जो इसी तरफ उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है, और इसकी संख्या अभी बहुत कम होती जा रही है। इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में इसको IUCN, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने अपने डाटा सूची में इंडेंजर्ड में इसको रखा है। इसका मतलब है कि ये अगर संरक्षित नहीं किए गए तो आने वाले भविष्य में इनकी पूरी प्रजातियां समाप्त हो सकती हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि कोकराझार और गोसाई गांव, ये जिला आसाम के पश्चिमी भाग में यहाँ पे दिखाई पड़ता है, और ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। ध्यान रखना है इस बात को। बाकी ये पूरा उद्यान अन्य जानवरों के लिए भी प्रसिद्ध है। हाथी भी यहाँ पाए जाते हैं, बाघ भी पाए जाते हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड मतलब चित्तेदार तेंदुआ भी पाया जाता है, और इंडियन गौर जो भारतीय भैंसा है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो बहुत सारे जानवर हैं। संरक्षण के लिए आवश्यक था इस क्षेत्र को चिन्हित किया जाता। और सबसे बड़ी एक और बात है, विशेषता यहाँ पे, कि यहाँ में भी हमें सदाबहार वनों की एक बड़ी पेटी दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा एरिया प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें ध्यान रखना है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है, कोकराझार और गोसाईगांव में। अगला, आसाम सरकार ने इसके तुरंत बाद कुछ ही दिन बाद 9 जून 2021 को फिर से एक नए राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर दी, और ये राष्ट्रीय उद्यान अब आसाम के पूर्वी भाग में स्थित है। ये तिनसुकिया
डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में फैला हुआ है। इसका नाम है देहिंग पटकाई। याद रखना है इस नाम को, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आसाम सरकार का 7वां राष्ट्रीय उद्यान हुआ और इसके साथ ही ये आसाम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। हालांकि ध्यान ये रखना है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 10 है। दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार का स्थान आता है, जहां पे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। तो इस दृष्टि से आसाम तीसरे नंबर पर आता है, जहां पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें भी बहुत सारे पशु पक्षी जानवर की प्रजातियां पाई जाती हैं। उतना हम लोगों को रिसर्च नहीं करना होता है। जो इसका आइडेंटिकल स्पेसीज होता है उसी को देखना पड़ता है। विशिष्ट प्रजाति, स्पेसिफिक स्पेसीज कौन सी है, तो यहाँ पे एक बतख की प्रजाति है जिसका नाम है व्हाइट विंग वुड डक, मतलब सफेद पंखों वाला जो बतख है। ये बतख यहाँ का प्रसिद्ध प्रजाति है और चूंकि ये इंडेंजर्ड हो चुका है, मतलब ये भी गंभीर संकटग्रस्त है, तो इसे भी संरक्षण की आवश्यकता है और ये देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान इसी से संबंधित है। इसके बाद देखो, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आसाम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को भी थोड़ा सा एक नजर देना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे आसाम के सारे राष्ट्रीय उद्यानों का एक लिस्ट है, आप देख सकते हो, इसको ध्यान रखना है। रायमोना जो कि छठा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल पश्चिम में है। दूसरे नंबर पे मानस है, पूरब की ओर जब बढ़ते हैं तो फिर ओरांग है। चौथा नमेरी है। पांचवा कांजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दिहिंग पटकाई जो कि 7वां बना हमारा, और 7वां डिब्रू सिखोवा। तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान आसाम के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत दिखाई पड़ते हैं। ये जो हमारा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सघन रेन फॉरेस्ट, जिसको वर्षा वन कहते हैं, उससे घिरा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके कारण वनस्पतियों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। और ये बात तो मैं चर्चा करता ही हूँ क्लास में कि आप अगर कहीं पे वनस्पतियों का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका विकास देखते हैं बहुत अच्छा, तो इस कंडीशन में जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो पशुचारण करने वाले जानवर है, उनका खाना सुलभ हो जाता है, इजी अवेलेबल हो जाता है। इसके कारण जो आगे मांसाहारी जानवर है उनकी भी संख्या यहाँ पे अधिक पाई जाती है। तो कुल मिला के पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बन जाता है। तो दिहिंग पटकाई आसाम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है इस बात को। अब पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आया है। एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा गिलहरी है जो विलुप्त हो चुका था। हालांकि 1920 में इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी उसे सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में देखा गया है और ये है वुली फ्लाइंग स्क्वायरल, और इसका हिंदी हुआ ऊन वाला उड़ने वाला गिलहरी। ऊन वाला उड़ने वाला गिलहरी, ये कुछ इस तरीके का गिलहरी होता है जिसके शरीर पर फर बहुत अधिक होते हैं, मतलब रोए बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत समय तक माना गया कि ये गिलहरी विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, विलुप्त। लेकिन 1994 में इसकी पुनः खोज होती है पाकिस्तान में। तो अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है और इनके बारे में बहुत ज्यादा अनुसंधान, रिसर्च वर्क नहीं हुआ है। कारण ये है कि ये तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी भागों में रहते हैं और ऐसे क्षेत्र पर हमारे साइंटिस्ट और जो भी रिसर्चर्स हैं वो बड़े आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। और परिणाम यह हुआ है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने अभी तिब्बत का दौरा किया था और वहां पे इनके कुछ स्पेसीज मिले हैं। ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये स्पेसीज जो मिला है वो सिक्किम में मिला है। तो ये केवल सिक्किम में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जो पूरे हिमालयन क्षेत्र है वहां पे इनका विस्तार, इनका प्रसार है, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनकी 3 प्रजातियां अब तक
घोषित हो चुकी हैं। पहला है वेस्टर्न वुली फ्लाइंग स्क्वेरल, पश्चिमी ऊनी उड़ने वाला गिलहरी, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। दूसरा तिब्बतियन वुली फ्लाइंग स्क्वेरल, ये पूरे तिब्बत के पठार क्षेत्र में है। और तीसरा यूनान वुली फ्लाइंग स्क्वेरल, ये म्यांमार क्षेत्र में पाया जाता है। तो तीन अलग अलग क्षेत्र और तीनों क्षेत्र हिमालय के ही हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं। एक और बात ध्यान रखना है, ये उड़ने वाला सबसे बड़ा गिलहरी है। देखो, उड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये उड़ रहा है, बल्कि ये जंप लंबा लगा रहा है, बड़ी दूरी तक कूद रहा है। और इसकी दूरी जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि इसे लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्वायरल का दर्जा मिला हुआ है। जहां तक इसके लंबाई चौड़ाई की बात रही, तो ये 3 फीट तक लंबा हो सकता है और 2.5 किलो तक वजनी हो सकता है। तो जितनी भी गिलहरियों की प्रजाति होती है, उन सारे गिलहरियों की प्रजाति में वुली फ्लाइंग स्क्वायरल सबसे बड़ा होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एनवायरमेंट से आगे बढ़ते हुए कुछ सैन्य अभ्यासों पर चर्चा करते हैं। सैन्य अभ्यास हमेशा पूछे जा रहे हैं, और सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका दो संदर्भ है। देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके नाम को ध्यान रखिए और किन देशों के बीच हो रहा है इसको देखना है। जब कभी मेंस की बात आती है तो यहाँ पे जो आपका डिफेंस रिलेशन है, रक्षा संबंध है, वहां पे आप इसको कोट सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत और अन्य देशों के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और इसके कारण इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, और किसी भी क्राइसिस पीरियड में हम लोग विथ स्टैंड कर सकते हैं, उस सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला डिस्कस करूंगा, ये है कोर पार्ट। पूरा नाम है कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज। कोर पार्ट एक्सरसाइज अभी अंडमान निकोबार के पास आयोजित हुआ है, और ये आयोजित हुआ है भारत और थाईलैंड की रॉयल नेवी के बीच में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और वही की जो नेवी है उसके बीच हुआ है। जो ये एक्सरसाइज हुआ है वो वास्तव में इस क्षेत्र में जो भी पायरेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, एंटी पायरेसी इसका खास पर्पस है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। और इसमें एक खास बात ये रही कि भारत का INS सरयू एक ऐसा इंडिजीनियस नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल था जिसने पार्टिसिपेट किया। तो INS सरयू OPV है, ये याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है या टॉर्पीडो है या सबमरीन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल का मतलब कि ये तट से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यहीं पे गार्डिंग वगैरह का काम करेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये INS सरयू है जो कि गार्डिंग के लिए निकले हैं, आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि पायरेसी पे रोक लगाया जा सके। और ये भारत और थाईलैंड के जो नौसैनिक वर्ग हैं उनके बीच एक आदान प्रदान होता हुआ आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज हुआ है, वो आबू धाबी के पास हुआ, और वो हुआ है जायद तलवार। जायद तलवार 2021 ये हुआ है यूनाइटेड अरब एमिराट्स और इंडियन नेवी के बीच में। इस पार्ट में, यहाँ पे जो पार्ट है उसको कहा जाता है फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, ये पूरा क्षेत्र समुद्री लुटेरे जो पायरेट्स हैं उसके अंडर थ्रेट में है, उससे समस्याग्रस्त है। तो यहाँ चूंकि भारत के पेट्रोल का अगर आप देखो तो 80% आयात इसी क्षेत्र से होता है। अगर इस क्षेत्र पर किसी प्रकार की हिंसा या उग्रवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव दिखता है। तो भारत हमेशा इस देश में आपसी संबंध बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ अभ्यास करता रहता है, और इसी में UAE जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, अभी गाना आपने सुना होगा, तो ये वही जगह है। वहीं पर इंटर ऑपरेबिलिटी और सिनर्जी को बढ़ाने के लिए
जायद तलवार नाम का एक्सरसाइज किया गया भारत और यूएई के बीच में। यहाँ भी बहुत सारे पोर्ट्स, सबमरीन्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। ये हर बार करते हैं तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैगजीन्स वगैरह में भर दिए जाते हैं। बेसिकली यही पूछा जाता है कि एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द कंट्री, किस देश के बीच में एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, यही इसी क्षेत्र में एक और एक्सरसाइज हुआ, और वो एक्सरसाइज हुआ है गल्फ ऑफ एदेन के बीच में। देखो, गल्फ ऑफ एदेन को जब हम देखते हैं तो गल्फ ऑफ एदेन बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का पॉइंट है, क्योंकि यहीं से अब जो है आगे का रास्ता रेड सी की तरफ जाता है, लाल सागर, और फिर यहाँ से आगे हम लोग स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य सागर की तरफ, और यूरोप पहुंचते हैं। अगर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा या अनरेस्ट दिखाई पड़ेगा, उस कंडीशन में पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर हो जाएगा, इंटरवेंशन उसमें आ जाएगा। अभी स्थिति यह है कि पूरा यमन अनरेस्ट में चल रहा है, वहां पे केओस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ सोमालियन पायरेट्स भी सक्रिय हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ में चूंकि 27 देश हैं, तो पूरे यूरोपीय संघ के मिलिट्री का एक यूनियन बना हुआ है। उस ग्रुप ने और भारत के नेवी ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया, बस ये पूछ सकता है कि कहाँ किया गया। तो इनके बीच में एक्सरसाइज हुआ है जून में, और इसका जो पर्पस था, वो सबसे बड़ा पर्पस था काउंटर पायरेसी ऑपरेशन को कंडक्ट कराना। काउंटर पायरेसी मतलब कि जो भी चीजें हो रही हैं अवैध रूप से आयात और निर्यात, उन पर रोक लगाना। और यहाँ पे दो तीन बातें खास जान लेनी है कि ये जो यूनाइटेड नेवल फोर्स है, वो वास्तव में यूरोपियन यूनियन का नेवल फोर्स है, और इसी को ईयू नेवल फॉर भी कहा जाता है, मतलब यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, यूनियन नेवल फोर्स या यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक और बात जानना है, और वो है इस तरीके से एक्सरसाइज हुआ, पार्टिसिपेट किए बहुत सारे सबमरीन्स, पोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको ग्राउंड लेवल पे तो मॉनिटरिंग किया ही जाता है, हायर लेवल पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सिनर्जी बनी रहती है। जो डिस्कस करना है हम लोगों को वो है ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन अटलांटा इसी ईयू नेवल फोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और ये कंडक्ट किया गया था इस सोमालिया के क्षेत्र में। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वास्तव में एक पेनिनसुला प्रायद्वीप है, जिसमें अफ्रीका के 4 देश शामिल होते हैं, उसमें एक सोमालिया भी है। तो इस सोमालिया में अभी कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कि वहाँ पे स्थिर शासन व्यवस्था दे पाए, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो आसपास जहाज जाते हैं उस पर कब्जा करते हैं। इसको रोकने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है, इसने ऑपरेशन अटलांटा कंडक्ट किया था, और ये पहला ऑपरेशन था यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्स का। तो ध्यान रखना है, यही ऑपरेशन अटलांटा के जो ग्रुप थे, अभी इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे ज्वाइंट बायलेटरल एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये सोमालियन पायरेट्स का ये पूरा थ्रेट जोन है, ये आप देख सकते हो कि इन पूरे क्षेत्रों तक ये एक्टिव रहते हैं, और इसलिए अगर थोड़ा सा भी सिक्योरिटी या सर्विलेंस कमजोर होगा तो ये कल को जहाज पे कब्जा कर लेंगे और रैंसम का डिमांड करने लगेंगे, और ऐसे कंडीशन में भारत के लिए समस्या बड़ी बढ़ जाएगी। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग भारत के दूसरे जुड़े हुए तथ्यों पर चर्चा करेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा एक आया है न्यूज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पूछा जाएगा आपको, वो पूछा जाएगा मेन रैंक। अभी नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 जारी किया। हिंदी हुआ इसका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21। ये जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में घोषित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने के लिए इंडिया के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करता है, और उसके आधार पर स्टेट्स का रैंकिंग देता है।
तो इसमें नीति आयोग की रोल में है। ये थर्ड एडिशन था जो कि 2020-21 के लिए था। इसके पहले 2019-20 में भी ये जारी हो चुका है और 2020-21 के लिए भी 19-20 और 2018-19, 19-20 और 20-21 के लिए ये जारी हो चुका है। इस बार जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो बदल चुके हैं और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। नीति आयोग ने जो ये तीसरा अपना इंडेक्स जारी किया है, इसमें कुल 17 गोल्स थे, बड़े लक्ष्य थे और उसके साथ ही 70 टारगेट और 115 इंडिकेटर्स थे। ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसडीजी गोल के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए थे। इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेट सबसे ऊपर आया वो था केरला। तो केरला में आप जान रहे हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, बाकी की चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 रैंक के साथ आए, 74 अंकों के साथ आया है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर 72वें रैंक पर है, 72 अंक लेकर आया है और बाकी के अलग राज्य हैं इसमें। नीचे से अगर आते हैं तो सबसे खराब स्थिति बिहार की है, केवल 52 पॉइंट्स उसने प्राप्त किए हैं। उसके ऊपर झारखंड दिखाई पड़ता है 56 और उसके ऊपर आपको एक और स्टेट ध्यान रखना हो तो रख सकते हैं, वो है आसाम। लेकिन आपको देखो मेन अगर ऊपर के 3 टॉप 3 याद हैं और लिस्ट याद हैं सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो एग्जाम में आपके सफिशिएंट पॉइंट हो जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं भी जाए तो इतने से काम हमारा हो जाता है। अब इसी में हम बात करते हैं आगे, एक और रैंक जारी हुआ है, ये है एनीमिया मुक्त भारत का। एनीमिया खून में लोहे की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक रोग है और ये खासकर जो है गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनमें देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है। तो भारत की जहां तक स्थिति रही तो भारत में एनीमिया एक सीवियर हेल्थ डिजीज बन चुका है, हेल्थ इश्यू बना हुआ है। एक रिपोर्ट जो आया है उसमें पाया गया है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो ये कंडीशन भारत के लिए बड़ी अलार्मिंग थी। भारत ने इस पर विचार किया और कुल मिलाकर इस पर ध्यान देना शुरू किया। तो कुल मिला के 2018 में एनीमिया मुक्त भारत का एक अभियान चलाया गया। ये जो एनीमिया मुक्त भारत का अभियान है, इस अभियान को 2 संस्थाओं ने सहयोग दिया और इसमें भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो आप देखो, एक बात पढ़ते समय मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी एक्रोनॉमी संक्षिप्त यूनिसेफ को पढ़ लेते हैं और बड़े को नहीं पढ़ते हैं तो कई बार एग्जामिनर या अपने एग्जाम में देखा होगा कि इसके फुल फॉर्म भी आते हैं। तो जब भी पढ़ें तो उसके फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखें। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का पूरा नाम है और ये बच्चों के विकास और कल्याण की दिशा में कार्य करता है। तो ये प्रोग्राम इन्हीं 2 संस्थाओं के द्वारा चलाया गया है। और भारत में अगर अन्य प्रोग्रामों से बात करते हैं तो ये नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव नीपी एक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आता है। जो पोषण अभियान चल रहा है उसको, उसी का वो एक घटक है। तो कुल मिलाकर ये पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित नीपी प्रोग्राम के तहत आता है और संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ कर रहा है। जो इसका रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें यह पाया गया कि मध्य प्रदेश सबसे अच्छे स्थान पर है, टॉप किया है उसने। दूसरे स्थान पे ओडिशा का है और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश आता है। तो बस इसी को याद रखिएगा, MOH, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 3 रैंक दिखाई पड़ते हैं एनीमिया मुक्त भारत के लिए। अब आते हैं अगला, हम लोग इससे जुड़ा हुआ फैक्ट अगर देखते हो तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, हमारे ब्लड में कुछ हाई अमाउंट में होते हैं। एनीमिया के कंडीशन में आप इसका देखो तो ये पॉइंटेड नंबर्स कम दिखाई पड़ रहे हैं, आरबीसी कम हो जाता है। और आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है। कुल मिला के ऑक्सीजन ही कमने लगेगा और ऑक्सीजन
के कारण जो होता है वो खाना वाना मतलब कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मेंटेन रहता है और भी बहुत सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। तो कुल मिला के ये जो स्थिति बनेगी वो धीरे धीरे बड़े हेल्थ इश्यू की ओर बढ़ता चला जाएगा और बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। भारत में जहां तक बात रही तो ये जो हमारे यहाँ हेल्थ इशू है वो अगर मध्य भारत को देखते हैं तो इस पार्ट में ज्यादा सीवियर दिखाई पड़ता है, जिस पर की ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पे हम लोग कभी मुख्य परीक्षा पर चर्चा करेंगे, तब देख लेंगे। अब आते हैं इसी तरह से एक और प्रोग्राम के बारे में, अभी चर्चा में आ गया, और वो था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहेंगे आकांक्षी जिला प्रोग्राम। आकांक्षी जिला ऐसे जिला होते हैं जो वास्तव में कई तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विशेषकर, बाकी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी वहां पे बहुत जटिल हैं। भारत के नीति आयोग ने ऐसे 117 जिलों की पहचान की है और यहाँ पे पुराने योजना आयोग के पैटर्न से बदलते हुए स्पेशलाइज्ड स्कीम चलाए जा रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पे अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो वहां पे इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि हेल्थ इश्यू को एड्रेस किया जा सके। कहीं पे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा है और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो वहां पे इस तरह के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। तो अभी जो ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, इसको संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको सराहा है और इसके बारे में उसने एक अलग से रिपोर्ट जारी किया, और ये था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो रिपोर्ट का शीर्षक है। एक अलग से सेपरेट रिपोर्ट जारी हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस संस्था द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नामक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो विच institution has recently released a report titled aspirational district program, then your answer should be UNDP। अब इसने बहुत सारे ऐसे बात बताए हैं जिसके आधार पर यह पाया गया कि ये जो प्रोग्राम है ये लोकल लेवल इश्यू को एड्रेस करने में अदर प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में बहुत इफेक्टिव रहा, और उसमें जो इसकी इफेक्टिवनेस रही वो भी कंपैरेटिवली बहुत हायर रही। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट टोटल 117 है और यूएनडीपी ने इसके संदर्भ में रिपोर्ट जारी की है। अगर हम लोग बात करते हैं 117 की तो फिर से वही स्थिति आती है कि भारत का जो ये मध्य भारत है यहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। देखो इसका कारण केवल और केवल सरकार या वहाँ के राज्य की विफलता नहीं है, बल्कि एक कारण भौगोलिक भी है। ऐसे क्षेत्र में आप देखो तो बहुत ज़्यादा पर्वत हैं, घने वन हैं, पठार प्लेटूज हैं। तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो हमें एमिनिटीज प्रोवाइड करानी है, वो बहुत इजी एसेसिबल नहीं होता है। इसके कारण भी समस्याएं होती हैं। दूसरी बात, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन क्षेत्रों में, और ऐसे क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स इनहेबिटेड हैं वो आमतौर पे आइसोलेटेड, अलग थलग जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। तो दोनों कारण हैं। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा प्रयास करना होगा ताकि ऐसे जगहों पर सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। नहीं तो इसका एक दूसरा पहलू भी हम देख रहे हैं कि ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेड है, यहाँ पे नक्सलिज्म का सर्ज हो रहा है। तो ऐसे जिलों पर एड्रेस करने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। नीति आयोग ने इसी को एड्रेस करने के लिए अपना एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। अब आते हैं कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं, और ये है पर्सन से संबंधित 2-3 पर्सन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले है सुमंत सिन्हा। देखो सुमंत सिन्हा एक बिजनेसमैन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इनका, रिन्यू पावर। रिन्यू पावर पूरा नाम रिन्यूएबल पावर से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो रिन्यू पावर इनका एक अपना बिजनेस फोरम है, एक अपनी कंपनी है इनकी, और इस कंपनी के द्वारा ये जो अफोर्डेबल एनर्जी है उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन का एक बैठक हो रहा था, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, और ये 16 जून के आसपास हुआ है 2021 में। इस सम्मेलन में दुनिया के 10 ग्लोबल लीडर्स को पायोनियर्स घोषित किया गया, एसडीजी पायोनियर ऑफ 2021। मतलब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के
पायोनियर के रूप में इनका चयन किया गया है। और इनका जो चयन किया गया वो ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2015 में, जिस पर पीछे भी मैंने चर्चा किया था, जो 15 से लेकर 30 तक के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें से 7वां जो लक्ष्य है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में इनके द्वारा जो पहल की गई है, उसी लक्ष्य को देखते हुए और इनके कार्यों को देखते हुए सुमंत सिन्हा को ये प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उनको एसडीजी पायोनियर ऑफ ईयर 2021 घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये जो एसडीजी गोल है ये टोटल 17 हैं। इसके अंदर 169 अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। नो पॉवर्टी पहला है, गरीबी उन्मूलन, दूसरा भुखमरी का, और तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित है, और चौथा शिक्षा से संबंधित है। 4 तो महत्वपूर्ण याद ही रखिए, 5वां जेंडर इक्वालिटी से, और 7वां क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी से। बहुत सारे लक्ष्य हैं, इस पे अलग से उसका क्लास करना पड़ेगा। एक और बड़ी नियुक्ति हुई है, वो है लोकतंत्र से संबंधित, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, और ये है अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, 1984 बैच के। यहाँ से ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 324, याद रखना है, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में किया है, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हमारा 3 सदस्यीय संस्थान है, मतलब उसमें 3 सदस्य होते हैं। जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अभी सुशील चंद्रा है, और बाकी एक अलग जो इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। तो ये पोस्ट खाली हो गया था, और अभी अनूप चंद्र पांडे को इस इलेक्शन कमीशन के पूरे बॉडी में तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के हमारा इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह से फिर से फुल फ्लेज काम करेगा, और आने वाले चुनाव में पूरी सक्रिय होकर कार्य करता रहेगा। तो अनुच्छेद 324 भी याद रखना है, अनूप चंद्र पांडे भी याद रखना है, और सुशील चंद्रा, राजीव कुमार। अब आज का ये जो हमारा वीडियो है काफी लंबा हो चुका है, कुछ और चीजें बच गई हैं, इनको मैं अगले वीडियो में फिर से अगस्त का एक आपके सामने रखूंगा।